वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग MPPSC पार्ट ए PYQ सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले MPPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चंस, जिसमें जो हमारे पास सिलेबस ऑफ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से मैच होंगे वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर का चयन करना। तो एक साइड हमारे पास सहायक नदियां गिवन है और दूसरी साइड नदियां। तो हमें देखना है चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो है हमारे पास शिप्रा। उसके बाद बात करें बेतवा, तो बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है और तवा जो है वो नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट मिलाना है। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बात करें अगर बेतवा नदी की, तो रायसेन जिले से निकलती है बेतवा नदी और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। शिप्रा नदी की बात करें तो ये हमारे पास इंदौर शहर के महू तहसील से निकलती है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। वहीं बात करें वेनगंगा की, तो सिवनी जिले से निकलती है वेनगंगा, जो कि महाराष्ट्र में इसमें बैतूल से निकल के वर्धा नदी आ जाती है, मिलकर प्राणहिता नामक संगम बनाती है और ये प्राणहिता नदी आगे बहकर गोदावरी में समाहित हो जाती है। तो इसलिए वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं बात करें तवा नदी की, तो ये निकलती है बैतूल जिले से मुल्ताई तहसील, जिसका नाम की मुल्तापी रख दिया है, और ये जाती है नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों की बात हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भोपाल जो है वो एक ऐसा संभाग है जिसके कि 5 ही जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, और इंदौर जो शहर है उससे हमारे पास कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विदिशा, भोपाल, उज्जैन, उसके बाद बात करें अगर हम रायसेन, और ये सब जो जिले हैं टोटल 14, इनमें से हमारे पास जो है कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये तो रिलेटेड ही नहीं है, छोड़िए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए, मालवा का पठार जो है मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का पठार में तो पाई जाती है काली मिट्टी। हमसे पूछा गया है नहीं पाई जाती, तो मालवा में तो हमारे पास पाई जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है यहाँ पे गहरी काली पाई जाती है, और सतपुड़ा में हमारे पास छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे पास जो बघेलखंड है वो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं पाई जाती है, तो बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। बघेलखंड में अगर काली मिट्टी नहीं पाई जाती तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन देखिए, नहीं पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। तो जैसे ही हमारे पास कर्क रेखा के समीप आ गया कोई भी क्षेत्र, तो वहां पे हमारे पास जो जलवायु प्रभावित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी में सर्वाधिक गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, ये भी हमारे पास सही है। वही बात करें, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास गलत हो जाएगा, और जो गलत हो जाएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास सिलेबस से रिलेटेड नहीं है वो मैं स्किप करते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया है। तो जो हमारे पास अनूपपुर, शहडोल और
उमरिया बालाघाट वाले जो जिले हैं वहां पे हमारे पास मोटा अनाज जैसे कि कोदो कुटकी, रागी, ये जो है देखने को मिलता है। तो ये जो मोटा अनाज है तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय पर्व या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ एक नाम आता है लहरी बाई का। लहरी बाई जो है इनको बोलते हैं मिलेट्स क्वीन। इन्होंने जैसे कोदो कुटकी और जो हमारे पास मोटा अनाज है उनके बीज बैंक के रूप में एक स्थापित किया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के मोटे अनाज के बीज इन्होंने संरक्षित किए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास चित्रकला से संबंधित है। दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो व्योम जैसे ही नाम आ गया तो ये हो गया गोंड की उपजाति। तो गोंड शैली में जो हमारे पास डिंगना चित्रकला है और नोहडोरा चित्रकला है, तो ये हमारे पास संबंधित है दुर्गाबाई व्योम। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जनक कहा जाता है डिंगना चित्रकला का जनगण सिंह श्याम को। इनकी मिथिला संग्रहालय जापान में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये हमारे पास पाटनगढ़ जो गांव है डिंडोरी में, वहां से ये निवास करते हैं। और इसी के कारण जो है पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम भील शैली की बात करें तो भील में हमारे पास पिथौरा आ जाएगी, जिसके हमने क्वेश्चन देखा था भूरी बाई, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2021 में पिथौरा चित्रकला से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक साइड हमारे पास जिला दिया हुआ है और दूसरी साइड जो है संभावित उत्पाद दिया है। तो बालाघाट जिले में हम अभी मैंने बताया बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल ये जो जिले हैं इनमें हमें मिलता है कोदो कुटकी। तो फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा डी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा बैतूल जिला जो है, तो बैतूल में सागौन वृक्ष अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो 2 का हमारे पास हो जाएगा सी। फिर खरगोन जो है ये हमारे पास कपास और मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्च और मिर्च से संबंधित उत्पाद जो है खरगोन में आ जाएंगे। तो सी का हमारे पास बी हो जाएगा। और नरसिंहपुर जो है वो हमारे पास तुअर दाल के लिए ओडीओपी भी मिला है इसको दालों के लिए। तो तुअर दाल और गुड़ जो है नरसिंहपुर में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ नरसिंहपुर में गन्ना भी देखने को मिलता है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारे पास मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है विमुक्त जाति से रिलेटेड। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और इसी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट भी लागू किया गया था। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? देखो राम सहाय पांडे जो है वो हमारे पास राई जो हमारे पास नृत्य है राजकीय, जो कि कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। तो इनमें इनको जो है संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राम सहाय पांडे से एक नाम आता है राम तनु पांडे। ये किसका नाम है? तानसेन का मूल नाम है। ठीक है, राम तनु पांडे। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा है तो अगर बालाघाट की बात करें तो 1021 के साथ साथ इसमें है तो हमारे पास सर्वाधिक लिंग अनुपात है। वहीं भिंड की बात करें तो भिंड में हमारे पास 837 के साथ साथ न्यूनतम लिंग अनुपात है या सबसे कम है। तो भिंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 11 जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जलवायु क्षेत्र जो है वो हमारे पास 11 है। वहीं अगर हम फसल क्षेत्र की बात करें, फसल क्षेत्र की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं? 5 है। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो हमारे पास भेल नामक संस्थान है, कंपनी है, को महारत्न उद्यम का दर्जा गया है? तो ये हमारे पास भोपाल में स्थित है और इसको 2012 में जो है महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला अनुसूचित जनजाति का जो है ये विश्वविद्यालय है, ट्राइबल विश्वविद्यालय है, और 2008 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पे स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो है पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कौन सी है? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है सागर में, वो हमारे पास फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है और इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कल ही हमने खनिज पदार्थ जब पढ़े थे उसमें डिस्कस किया था, मलाज खंड जो है वो हमारे पास तामानगरी कहलाती है, और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है। ये कहाँ जाती है? बालाघाट में, बालाघाट शहर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें हमारे पास इमलिया जो है ये तो कटनी में है। 2017 से यहाँ पे सोना की खदानें में भंडारण प्राप्त हुए, और चकरिया जो है 2019 में यहाँ पे भंडारण प्राप्त हुए थे, ये हमारे पास सिंगरौली में है, और ये भी हमारे पास सोने से संबंधित है। ये हमारे पास आईसीटी का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो डोमेन नेम प्रणाली जो है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस जो है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? इंटरनेट पर एक डेटाबेस है जहाँ पे विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, इस तरह के मॉडल को क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास कस्टमर टू बिजनेस है। ठीक है, कस्टमर हमारे पास बताएगा क्योंकि उसके हिसाब से कीमतें तय हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कस्टमर टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारे पास मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ये बघेलखंड से संबंधित नहीं है। तुर्रा कलंगी जो है एक लोकनाट्य है। वहीं अगर हम बात करें राजकीय लोकनाट्य की, तो राजकीय लोकनाट्य जो है वो कौन सा है? मालवा का है, और नाम क्या है उसका? माच। ये हमारे पास लोकनाट्य है राजकीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा अधिकरण जो है, अभिकरण जो है वो हमारे पास नहीं है? देखिए, बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा जनजाति के 6 अधिकरण हैं और 6 ही प्राधिकरण हैं, जिसमें कि मंडला, शहडोल और हमारे पास बालाघाट, इसके अलावा अनूपपुर, डिंडोरी, और एक हमारे पास आ जाता है बालाघाट, मंडला, शहडोल और उमरिया। तो ये हमारे पास मंडला, शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, ये हमारे पास 6 बेगा के अधिकरण भी है और प्राधिकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बेगा प्राधिकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब अधिकरणों की बात हुई है, तो अभिकरण जो है 4 जो है वो हमारे पास सहरिया जनजाति के देखने को मिलते हैं, और एक जो है वो हमारे पास भारिया जनजाति को देखने को मिलता है। तो भारिया जनजाति का कहाँ पे हो जाएगा? तो भारिया तो सिर्फ छिंदवाड़ा, पातालकोट में देखने को मिलती है, तो छिंदवाड़ा में हो गया। वहीं हम सहरिया की बात करें तो सहरिया जनजाति के जो हमारे पास अधिकरण, अभिकरण की बात करें तो वो 4 है। वहीं अगर हम प्राधिकरण की बात करें तो सहरिया जनजाति के 8 हो जाएंगे, और उसके बाद भारिया जनजाति जो है उसके हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। और वहीं अगर हम बेगा की बात करें तो बेगा के हमारे पास हो जाएंगे 6। तो ये हमारे पास प्राधिकरण टोटल 15 हो जाएंगे, और अभिकरण जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभिलेखों से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाता है दसपुर अभिलेख, या फिर जो बात करें वर्तमान के मंदसौर जिले से जो हमारे पास रेशम बुनकर जो मिला था, रेशम बुनकर या तंतुवाय अभिलेख मिला था, जिसके की रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी। तो ये हमारे पास पहला विज्ञापन माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो सूपिया अभिलेख जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? रीवा में देखने को मिलता है, गुप्त वंश से संबंधित है। एरन भी जो है भानुगुप्त जो था उसका सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी एरन, ये आ जाता है सागर में, यहाँ पे सती प्रथा के शास्त्र मिले थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए अभिलेख की दृष्टि से। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से चित्रकार नहीं है? देखिए, बात करें अगर नाना साहेब पेंडसे की, तो ये हमारे पास चित्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अमृतलाल बेगड़ की, तो ये हमारे पास लेखक भी है और चित्रकार भी है। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ जो है ये इनको नर्मदा पुत्र की उपाधि दी गई है, और क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर कई सारी रचनाएं की हैं, जैसे तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, बहुत सारी जो है नर्मदा नदी से रिलेटेड इन्होंने अपनी रचनाएं की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीर्थ स्थल प्राचीन नाम मानधाता जो है वो किससे संबंधित है? देखो, अगर हम बात करें मानधाता की, तो ये ओंकारेश्वर का पुराना नाम है, जिसको कि मानधाता के पुत्र मुचुकुंद ने बसाया था, और ये कहाँ आ जाता है? हमारे पास खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो अमरकंटक जो है इसको बोला जाता है हरवत्सकूट, प्राचीन नाम इसका। महेश्वर जो है उसका प्राचीन नाम हो जाएगा माहिष्मती। हेहे वंश के जो हमारे पास शासक थे माहिष्मत, उनके नाम पर इसका नाम है महेश्वर। ये हमारे पास कौन से जिले में आ जाता है? खरगोन जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपस रिलेटेड है मेगा, जो हमारे पास सोल फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना जो है, जो कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ओंकारेश्वर में जो हमारे पास डैम है नर्मदा नदी पर, उसको ही कहा जाता है तैरता हुआ सोलर प्लांट या फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास कहा जाता है खंडवा जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब सौर ऊर्जा की बात निकली है, तो हमारे पास 750 मेगावाट क्षमता के साथ सबसे बड़ा जो है प्लांट जो है या प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है? रीवा। स्थान कौन सा हो जाएगा? गुड़। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े सोलर पार्क की, तो सोलर पार्क जो है वो हमारे पास राजगढ़ में देखने को मिलता है, प्रथम पार्क या भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास वेलस्पन सोलर पार्क जो है वो नीमच में देखने को मिलता है, और सुआवसरा जो है ये हमारे पास मंदसौर में है। और 5781 मेगावाट क्षमता के साथ 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा में। ठीक है, तो ये था हमारे पास सौर ऊर्जा से संबंधित फैक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता जो है हमारे पास को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता जो है उसको अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल प्रगति पथ जो है किससे संबंधित है? तो ये अटल प्रगति पथ जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अटल सागर परियोजना की, तो अटल सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? सिंध नदी पर है, और इसका अन्य नाम क्या है? मड़ीखेड़ा बांध। तो ये हमारे पास शिवपुरी में देखने को मिलता है। विदिशा के सिरोंज के पास से जो हमारे पास सिंध नदी निकलती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है,
उसी पे हमारे पास अटल सागर परियोजना जो है वो स्थित है। मणिखेड़ा बांध भी कहा जाता है उसको। देखो, एक तो हमारे पास हो गई सिंध नदी, और सिंध की दो सहायक नदियां हो गई क्वारी नदी और पाहुच नदी। इसके अलावा हमारे पास चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि ये सारी नदियां ही इसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये पांचों ही हमारे पास एक स्थान पर जो है यमुना नदी में मिलती है। इनका संगम जो है वो क्या कहलाता है? पंचनंद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? तो पासवर्ड चोरी और ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर, ये सभी ही वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का ही है। ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, ये क्या कहलाता है? तो स्पूफिंग कहलाती है ये प्रक्रिया। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। फिशिंग, स्पैमिंग और स्निफिंग, ये सभी साइबर क्राइम गतिविधियां हैं। तो जिसमें हमारे पास ईमेल जो है एक स्रोत से उत्पन्न होता है और दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी दूसरे द्वारा भेजा जाता है, तो उसको स्पूफिंग कहा जाता है। मालव संवत किस नाम से जाना जाता है? देखो, मालव संवत की बात करें या फिर विक्रम संवत की बात करें, जो कि हमारे पास मध्य प्रदेश का जो पंचांग है उसका अन्य नाम कृत संवत भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम शक संवत की बात करें तो कुषाण वंश के जो कनिष्क प्रथम है उसके द्वारा जो है शक संवत चलाया गया था, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। तो ये प्रमुख पंचांग हमारे पास देखने को मिलते हैं। बाकी गुप्त संवत जो है, तो गुप्त काल के जो शासक थे उनके जो हमारे पास समकालीन जो राजा थे, जैसे ओलिकर वंश हो गया, उसके बाद परिवारजक वंश हो गया बुंदेलखंड में, उच्चकल्प हो गया बघेलखंड में, कारदामक हो गया उज्जैन क्षेत्र में, और आबिर वंश हो गया इधर खानदेश वाले प्रदेश में। तो ये जो सभी हमारे पास गुप्तों के समकालीन थे, इनके द्वारा जो है गुप्त संवत यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो जो सिरोंज है, जो कि हमारे पास आ जाता है विदिशा जिले में आता है सिरोंज नामक स्थान, तो ये हमारे पास जो था छीट प्रथा जो सूती कपड़े पे छपता है उसके लिए प्रसिद्ध था। वहीं अगर हम बात करें ब्लॉक प्रिंट की, तो ब्लॉक प्रिंट जो है वो देखने को मिलता है भैरवगढ़, इसको जीआई टैग भी मिला है, और ये देखने को मिलता है उज्जैन जिले में। वहीं अगर धार जिले की बात करें तो ओडीओपी मिला है बाघ प्रिंट को। बाघ नदी भी है यहाँ पे, बाघ की गुफाएं भी है धार में, तो बाघ प्रिंट जो है वो हमारे पास विदिशा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? पूछा गया है कि खाज्या और भीमा नायक भील नेता थे, तो हाँ सही है, ये हमारे पास निमाड़ क्षेत्र से थे। कहाँ से लड़ रहे थे? ये बड़वानी से लड़ रहे थे, जिसमें से भीमा नायक का जन्म पंचमाहुली गांव से हुआ था, लेकिन क्रांति इन्होंने सेंधवा नामक स्थान से लड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य से थे। इन्होंने कविता लिखी थी और कविता में देवी से प्रार्थना की थी, उसके कारण इनको तोप से उड़ा दिया गया था, तो ये भी हमारे पास क्या है? सही कथन है। रामगढ़ के जुझार सिंह ने पुत्र देवनाथ सिंह की ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। देखिए, जुझार सिंह जो थे वो हमारे पास रामगढ़ के नहीं थे, ये हमारे पास बुंदेलखंड रियासत से संबंधित है जुझार सिंह। इन्हीं के भाई है हरदोल, जिनको कि बुंदेलखंड में किसके रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके भाई है ये, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। तो इस एग्जाम में ये दोनों ही सही आंसर माने गए हैं, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है?
देखिए ये हमारे पास बहुत पुराना पेपर है 2021 का। अगर हम बात करें गोटमार मेले की, तो अगर वर्तमान में अगर बात करें हम, तो पांडुर्ना जिले में आता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2023 में बना है ये जिला, पांडुर्ना जिला, जो कि हमारे पास कौन सा जिला है, 55वां जिला है। और अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है जनसंख्या दृष्टि से। तो छिंदवाड़ा में लगता था पहले गोटमार मेला, अब कहाँ लगता है, पांडुर्ना में जाम नदी के किनारे लगता है गोटमार मेला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। और अगर वर्तमान की बात करें तो पांडुर्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम एक मिलते जुलते नाम की बात करें, हिंगोटमार मेला, तो हिंगोटमार मेला जो है ये हमारे पास दिवाली के एक दिन बाद लगता है शायद, इंदौर शहर में। तो ये हमारे पास हिंगोटमार मेला इंदौर शहर में लगता है, जबकि गोटमार मेला जाम नदी के किनारे छिंदवाड़ा में लगता था, लेकिन वर्तमान में पांडुर्ना में लगता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास साहित्यकार दे रखे हैं, उनकी कृतियां हैं। हरिशंकर परसाई जो है इनकी रचना, तो यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, ये हमारे पास सही है। भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए हिम तरंगिनी हिम किरीटिनी जो है ये हमारे पास आती है माखनलाल चतुर्वेदी की, तो ये हमारे पास सुमेलित नहीं होगा। बाकी गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा कांट का सपना, ये सही है। केशवदास जो है ये दरबारी कवि थे, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे, ये थे हमारे पास बुंदेलखंड रियासत में। और कवि प्रिया जो है इन्होंने ये राय प्रवीण की पत्नी को शिक्षा देने के लिए ये जो इन्होंने रचना की थी, तो ये हमारे पास सुमेलित है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है हिम तरंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की, तो ये हमारे पास सुमेलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान 338 की, तो इसके द्वारा हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है प्रस्ताव रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 338 ए की, तो इसके तहत हमारे पास अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है स्थापना की गई है। 338 की पूछे तो वो हमारे पास आ जाएगा अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मध्य प्रदेश में या कहीं भी किसी भी राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो है लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वहीं साथ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 164 के तहत ये मुख्यमंत्री और अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी जो है नियुक्ति करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो रामकिशोर शुक्ला जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो है प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। वहीं कुंजीलाल दुबे की बात करें तो ये हमारे पास प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। इसी के साथ तेजलाल टेभरे की बात करें तो ये हमारे पास जो है सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा है। ये थे हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंटी सेवन क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो हम बात करें गोविंद नारायण सिंह की, तो ये हमारे पास विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, ये सभी हमारे पास जो है ग्राम पंचायत की समितियों में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन जो है हाल ही में 2 अगस्त में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी समितियां शामिल नहीं है, ऐसे करके। ठीक है आगे चलते हैं।
81वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें कि हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम दिया है और एमपी के किस शहर में कौन सा जो है गुजरता है या स्थित है। तो अगर हम बात करें टोटल राजमार्गों की, तो हाल ही में 2 अगस्त में जो पेपर हुआ इसमें पूछा गया है, तो टोटल कितने राजमार्ग है? 46 राजमार्ग है, जिसमें से 135 बीवी जो है वो हमारे पास सबसे छोटा राजमार्ग है। वहीं अगर हम इसकी बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 44, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा माना गया है। तो हमारे पास ए का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है वो हमारे पास गुजरता है जबलपुर से, ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। फिर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की, तो 39 हमारे पास गुजरता है खजुराहो से, क्योंकि हमारे पास हो जाएगा बी का 2nd। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो 46 राजमार्ग जो है वो हमारे पास गुजरता है भोपाल से। वहीं 44 की बात करें तो ये गुजरता है सागर से। 44 जो है वो हमारे पास मुरैना से लेके कन्याकुमारी तक है, लगभग 500 प्लस किलोमीटर लंबाई है इसकी। चलिए नेक्स्ट जो है तापविद्युत केंद्र से संबंधित, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापविद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो अभी हमने एमसीक्यू जो टॉपिक वाइज रिवीजन विद एमसीक्यू किया था, उस में हमने देखा था कि हमारे पास मध्य प्रदेश में टोटल 10 जो है तापविद्युत केंद्र हैं। तो अगर हमारे पास 10 तापविद्युत केंद्र है तो हमारे पास सारणी बैतूल में आ जाता है, सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र तो यहाँ तो है, अमरकंटक में आ जाता है, अमरकंटक तापविद्युत केंद्र तो यहाँ भी है, बीरसिंहपुर में हमारे पास आता है संजय गांधी तापविद्युत केंद्र, तो ये भी हमारे पास सही है। डोंगलिया मुंडी खरगोन में नहीं है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। जबकि हम बात करें डोंगलिया जो है वो खंडवा में है, और यहाँ पे कौन सा तापविद्युत केंद्र है? सिंगाजी तापविद्युत केंद्र, संत सिंगाजी तापविद्युत केंद्र जो है 2520 मेगावाट क्षमता के साथ जो है खंडवा जिले में स्थित है। वही बात करें अगर हम सारणी की, तो सारणी हमारे पास 1330 मेगावाट क्षमता है, और अमरकंटक की बात करें तो 210, और बीरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1340 मेगावाट क्षमता के साथ जो है तापविद्युत केंद्र उमरिया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संबंधित है सिंचाई परियोजना से। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास सिंचाई परियोजना गिवन है, और फिर हमसे पूछा गया है कौन से जिला है, तो हमको सम्मिलित नहीं है बताना है। तो बरगी जो परियोजना है तो ये जबलपुर में है, जिससे कि जबलपुर में पानी का सप्लाई भी होता है, तो ये एकदम सही है। नर्मदा की सहायक नदी है बरगी नदी। वही बात करें तवा नदी की, तो तवा नदी भी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये बैतूल से निकलती है बेशक, लेकिन होशंगाबाद में जो है तवा नदी परियोजना है। और ये हमारे पास जो तवा जलाशय है ये 2024 से सबसे बड़ा जो है आंध्र भूमि स्थल है। रामसर साइट जो है मध्य प्रदेश में टोटल 5, उसमें से सबसे बड़ी है हमारे पास तवा जलाशय। मटियारी बांध जो है ये भी हमारे पास मंडला जिले में है, और ये भी हमारे पास नर्मदा नदी की सहायक नदी है मटियारी नदी, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। बारना नदी की अगर बात करें तो बारना नदी जो है ये हमारे पास आ जाएगी बेतवा नदी की सहायक नदी है, और ये रायसेन जिले में आती है। तो ये हमारे पास सुमेलित नहीं होगा, जो सुमेलित नहीं होगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी, ये एकदम सही है। इंदौर शहर जो है वहाँ पे अत्यधिक कपड़ों की मिलें देखने को मिलती है। मालवा पठार काली मिट्टी के से आवृत है, तो मालवा पठार जो है वहाँ पे मध्य प्रदेश के 47% भाग में जो है जो काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ आता है? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र जो है थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है। तो दोनों ही जो है ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो अगर हम बात करें 2-3 दिसंबर की रात को, तो हमारे पास जो है मिथेन आइसोसाइनाइड कोई गैस थी, उसके रिसाव के कारण जो है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसके कारण बहुत सारे लोगों को जो है रातों रात ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
आप कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे और राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मध्याह्न या फिर मिड डे मील जो है भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये शुरू 1995 में की गई थी और हाल ही में जो है इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। मिड डे मील का नाम जो है बदल के पीएम पोषण योजना रख दिया है। तो इसकी शुरुआत 1995 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखदत्त जो है इनकी ये रचना है जिसमें कि हमारे पास जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। इसके अलावा एक और बात करें तो इंडिका जो है ये हमारे पास मेगस्थनीज की पुस्तक है, इससे भी हमारे पास जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो ये प्रमुख जो दो रचनाएं हैं विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और मेगस्थनीज की इंडिका, इससे किस वंश की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो देखिए पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं काफी टाइम से, हमने कम से कम 40 पीवाईक्यू पेपर जो है डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी तो आप वहां से चेक कर लेना। तो हमने देखा है कि अधिकतर जो एग्जाम अभी भी जो रिसेंट में 12 जुलाई को एग्जाम हुआ है 2 अगस्त को है, तो उसमें काफी क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ 2 अगस्त के पेपर की तो कम से कम 11 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यू से ऐसे कैसे उठ के आए हैं एग्जाम में। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना किस चंदेल शासक ने किया था, ये जो है 12 जुलाई के एपी के एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन। तो विद्याधर जो है इन्होंने महमूद गजनवी से 1022 ईस्वी में जो है इन्होंने सामना किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।